भारतीय संविधान की चर्चा तो अक्सर होती ही रहती है और इसे दुनिया के सबसे लंबे लिखित संविधानों में से एक माना जाता है। पर इसकी लंबाई से भी ज्यादा जो हैरान करने वाली बात है वो ये है कि इसके इतने सारे विचार, इतनी सारी अवधारणाएं आखिर आई कहाँ से। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और अक्सर इसे उधार का थैला या अ बैग ऑफ बोरोइंग्स कहकर इसकी आलोचना भी की जाती है। हाँ, मैंने सुना है ये। लेकिन जब हम गहराई में जाते हैं ना, तो पता चलता है कि ये उधार लेने से कहीं ज्यादा दुनिया भर के अनुभवों से सीखने की एक असाधारण कोशिश थी। और आज हम इसी कोशिश को समझने वाले हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो एक बहुत ही अनोखा नजरिया देते हैं, एक कहानी का। कहानी का? दिलचस्प है। हाँ, कल्पना कीजिए कि एक मीटिंग हो रही है और दुनिया के बड़े बड़े देश किरदारों की तरह मौजूद हैं और सब भारत के संविधान के लिए अपने सबसे बेहतरीन विचार पेश कर रहे हैं। अरे वाह, ये तरीका तो बहुत दिलचस्प है। जब हम किसी जटिल विषय को कहानी से जोड़ते हैं तो उसे याद रखना बहुत आसान हो जाता है। बिल्कुल। ये सिर्फ रटना नहीं है, बल्कि हर विचार को एक पहचान, एक चेहरा देना है। तो इस काल्पनिक मीटिंग का पहला मेहमान कौन है? कहानी की शुरुआत होती है उस देश से जिसका भारत पर सबसे ज्यादा प्रभाव रहा है, ब्रिटेन। वो जाहिर है। ब्रिटेन मीटिंग में खड़ा होता है और कहता है, मैंने भारत पर 200 साल राज किया है, तो जाहिर है संसद तो मैं ही बनाऊंगा। ये सुनने में बहुत सीधा और अधिकारपूर्ण लगता है। और इसमें एक ऐतिहासिक सच्चाई है। भारत की जो संसदीय प्रणाली है, जिसे वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं, वो सीधे तौर पर ब्रिटेन से ली गई है। मतलब प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल वाला सिस्टम? हाँ, बिल्कुल। देश का प्रमुख तो राष्ट्रपति होगा, लेकिन असली शक्ति प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के हाथ में होगी, जो सीधे संसद के प्रति जवाबदेह होंगे। लेकिन यहाँ एक सवाल उठता है, उस वक्त अमेरिका का राष्ट्रपति वाला सिस्टम भी तो एक सफल मॉडल था। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन का संसदीय मॉडल ही क्यों चुना? बहुत अच्छा सवाल है। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला, अनुभव। ब्रिटिश शासन के तहत भारतीय नेता इस प्रणाली से परिचित हो चुके थे। दूसरा और ज्यादा जरूरी कारण था भारत की विविधता। अच्छा। संविधान निर्माताओं को लगा कि भारत जैसे देश में जहां इतनी भाषाएं, धर्म, संस्कृतियां हैं, संसदीय प्रणाली ज्यादा बेहतर काम करेगी। इसमें अलग अलग समूहों को प्रतिनिधित्व देना आसान होता है। दिलचस्प। तो ब्रिटेन ने आकर अपनी छाप छोड़ दी, लेकिन सिर्फ एक संसद बना देना तो काफी नहीं है। असली शक्ति तो लोगों के हाथ में होनी चाहिए। तो मुझे लगता है यहीं पर अमेरिका का रोल आता है। बिल्कुल। कहानी में अगला किरदार अमेरिका है, जो कहता है, मेरे पास दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है, तो मैं लोगों को दो सबसे बड़ी चीजें दूंगा, अधिकार और उन अधिकारों की रक्षा के लिए न्याय। अधिकार और न्याय। हाँ, ये एक लाइन एक तरह से भारत के लोकतंत्र की नींव रखती है। इसे थोड़ा और खोलते हैं। अधिकार से तो मौलिक अधिकारों यानी फंडामेंटल राइट्स से है, जैसे समानता या बोलने की आजादी का अधिकार। हाँ, जो अमेरिकी बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित हैं। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा, न्याय, वो ज्यादा क्रांतिकारी है। वो कैसे? इसका मतलब है एक स्वतंत्र न्यायपालिका और न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति। ये एक बहुत बड़ा विचार था। इसका मतलब ये है कि अगर संसद कोई ऐसा कानून बनाती है जो किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट उस कानून को रद्द कर सकता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। हमारे संविधान निर्माताओं ने नागरिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए चुने हुए सांसदों से ज्यादा भरोसा कुछ गैर निर्वाचित जजों पर किया। ये एक बेहद साहसिक और दूरदर्शी कदम था। ये इस विश्वास पर आधारित था कि कुछ सिद्धांत इतने पवित्र होते हैं कि उन्हें बहुमत की सरकार भी नहीं छीन सकती। न्यायिक समीक्षा एक तरह से संविधान का सुरक्षा कवच है। तो अमेरिका ने हमें अधिकार दिए और उन्हें बचाने का हथियार भी। अब हमारे पास एक सरकार है और अधिकार प्राप्त नागरिक हैं। लेकिन एक अच्छे समाज के लिए सिर्फ अधिकार ही काफी नहीं होते, एक दिशा भी चाहिए होती है, एक विजन। और शायद इसीलिए कहानी में अगला किरदार आयरलैंड इसी बात पर जोर देता है। आयरलैंड बहुत शांति से कहता है, मैं लड़ाई झगड़े या शक्ति की बात नहीं करता, मैं तो बस अच्छी नीतियां बनाना जानता हूं। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत यानी DPSP की ओर इशारा है। पर ये तो मौलिक अधिकारों की तरह अदालत में लागू नहीं किए जा सकते। तो फिर इनका असल में मतलब क्या है? सही सवाल है। ये आलोचना अक्सर की जाती है, लेकिन DPSP को संविधान की आत्मा या नैतिक कंपस कहा जा सकता है। नैतिक कंपस? हाँ, ये सरकार के लिए एक गाइडबुक है कि एक कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए आपको किस दिशा में काम करना है, जैसे समान काम के लिए समान वेतन, ग्राम पंचायतों को मजबूत करना,
पर्यावरण की रक्षा करना। हम्म। और यहीं पर मौलिक अधिकारों और डीपीएसपी के बीच का टकराव शुरू होता है, जिसने हमारे संविधान को सबसे ज्यादा विकसित किया है और कई ऐतिहासिक फैसलों को जन्म दिया है। अच्छा, तो आयरलैंड का ये योगदान दिखने में नरम है, हम्म, पर इसका असर बहुत गहरा है। बहुत गहरा। ये सब बहुत आदर्शवादी और अच्छा लग रहा है, लेकिन संविधान बनाने वाले जानते थे कि देश हमेशा शांतिपूर्ण दौर से नहीं गुजरता। बिल्कुल। और यहीं पर कहानी का माहौल अचानक बदल जाता है। मीटिंग में जर्मनी का किरदार आता है और कठोर आवाज में कहता है, अगर तुम लोगों में लड़ाई हुई, युद्ध हुआ या देश में कोई बड़ा संकट आया तो मैं आपातकाल लगा दूंगा। ये सुनने में थोड़ा डरावना लगता है। ये सीधे तौर पर हमारे आपातकालीन प्रावधानों, इमरजेंसी प्रोविजंस की बात कर रहा है, जो जर्मनी के वाइमर संविधान से प्रेरित हैं। लेकिन ये तो नागरिकों के मौलिक अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति देता है। ये तो लोकतंत्र के खिलाफ जाता है। और यही इसका सबसे बड़ा विरोधाभास है। ये संविधान का वो हिस्सा है जिसे पढ़ते हुए हमेशा एक बेचैनी होती है कि कैसे लोकतंत्र खुद को बचाने के लिए अलोकतांत्रिक हो सकता है। बिल्कुल सही। विचार ये था कि असाधारण परिस्थितियों में देश की एकता और सुरक्षा को बचाने के लिए सरकार को कुछ असाधारण शक्तियां देनी होंगी। लेकिन जैसा हमने भारत के इतिहास में देखा है, इन शक्तियों का दुरुपयोग भी हो सकता है। निश्चित रूप से। और 1975 का आपातकाल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये प्रावधान हमें राष्ट्र की सुरक्षा और व्यक्ति की स्वतंत्रता के बीच के मुश्किल संतुलन की हमेशा याद दिलाता है। ठीक है, माहौल थोड़ा गंभीर हो गया। हमने केंद्र सरकार की बात की, अधिकारों की बात की, लेकिन भारत सिर्फ एक देश नहीं बल्कि राज्यों का एक संघ है। तो केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का ये संतुलन, ये कैसे बना? हमारी कहानी में तो इसका जिक्र नहीं आया। आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। इस कहानी में एक और किरदार की जरूरत है और वो है कनाडा। कनाडा। हाँ, कनाडा मीटिंग में आता है और कहता है, देखो, भारत की विशालता को देखते हुए तुम्हें एक संघीय ढांचा यानी फेडरल सिस्टम चाहिए, जहां राज्यों की अपनी सरकारें हों, लेकिन देश की एकता के लिए केंद्र को ज्यादा मजबूत बनाना होगा। तो ये क्वासी फेडरल या अर्ध संघीय व्यवस्था है जिसके बारे में हम पढ़ते हैं, जहां शक्तियां बटी हुई हैं लेकिन पड़ला केंद्र की तरफ झुका हुआ है। एकदम सही। कनाडा के मॉडल से प्रेरित होकर भारत ने एक ऐसी व्यवस्था अपनाई जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा है, लेकिन गवर्नर की नियुक्ति और आपातकालीन शक्तियों जैसे प्रावधान केंद्र को ज्यादा शक्तिशाली बनाते हैं। ये एक बहुत ही जरूरी बिंदु था। अब कहानी लगभग पूरी लगती है, पर एक बात है, अब तक की सारी चर्चा सरकार की शक्तियों और नागरिकों के अधिकारों के इर्द गिर्द रही है। क्या नागरिकों की भी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? और इसी विचार के साथ कहानी में एक नया मोड़ आता है। जर्मनी के कठोर बयान के बाद रूस एक दोस्त की तरह आगे आता है और कहता है, संकट के समय मेरा क्या काम? मैं तो बस भारत का एक सच्चा दोस्त हूं और अपना कर्तव्य निभाऊंगा। कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज ये तो मूल संविधान में नहीं थे। नहीं थे। इन्हें 1976 में आपातकाल के दौरान जोड़ा गया था। क्यों? इसकी जरूरत क्यों महसूस हुई? उस समय ये महसूस किया गया कि लोग अपने अधिकारों को लेकर तो बहुत जागरूक हैं, लेकिन देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भूल रहे हैं। तो सोवियत संघ के संविधान से प्रेरित होकर ये विचार लिया गया। तो फिर वही सवाल, क्या ये सिर्फ प्रतीकात्मक है? क्योंकि ये भी तो कानूनी रूप से लागू नहीं किए जा सकते। ऊपरी तौर पर ऐसा लग सकता है, लेकिन इनका एक गहरा नैतिक और शैक्षिक महत्व है। ये हमें याद दिलाते हैं कि अधिकार और जिम्मेदारियां एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। सही बात है। संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, भाईचारे को बढ़ावा देना, ये वो मूल्य हैं जो एक नागरिक के तौर पर हमसे अपेक्षित हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक सरकार है, अधिकार हैं, नीतियां हैं, संकट से निपटने के प्रावधान हैं, केंद्र राज्य संबंध हैं और नागरिकों के कर्तव्य भी हैं। लेकिन समय के साथ तो समाज बदलता है, जरूरतें बदलती हैं। क्या होगा जब ये दस्तावेज पुराना पड़ने लगे? क्या बात है, आपने कहानी के सबसे महत्वपूर्ण किरदार के लिए मंच तैयार कर दिया है। अच्छा। मीटिंग के एंड में दक्षिण अफ्रीका खड़ा होता है और एक बहुत ही व्यवहारिक बात कहता है, चिंता मत करो, अगर इस मीटिंग में तय हुए किसी भी नियम में भविष्य में कुछ गड़बड़ लगे तो हम सब मिलकर उसमें संशोधन कर देंगे। संशोधन, अमेंडमेंट, ये तो संविधान निर्माताओं की सबसे बड़ी दूरदर्शिता को दिखाता है। बिल्कुल। मतलब वे ये मान रहे थे कि वे सब कुछ नहीं जानते और आने वाली पीढ़ियों को अपने हिसाब से बदलाव करने का हक होना चाहिए। इसे एक पत्थर की लकीर बनाने के बजाय एक जीवंत दस्तावेज बनाया। बिल्कुल।
और दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित होकर भारत ने संशोधन की एक ऐसी प्रक्रिया अपनाई जो ना तो ब्रिटेन की तरह बहुत ज्यादा लचीली है और ना ही अमेरिका की तरह बहुत ज्यादा कठोर। ये स्थिरता और अनुकूलनशीलता के बीच एक आदर्श संतुलन है। हाँ, तो इस पूरी बातचीत के बाद संविधान को उधार का थैला कहना मुझे बहुत अनुचित लग रहा है। ये उधार लेना नहीं, बल्कि दुनिया भर से सीखना और उसे भारतीय मिट्टी के हिसाब से ढालना था। आपने इसे बिल्कुल सही शब्दों में कहा है। ये कहानी हमें ये याद रखने में मदद करती है कि हमारे संविधान की नींव में वैश्विक विचार हैं, लेकिन जो इमारत बनी है वो पूरी तरह से भारतीय है। तो आज हमने इस कहानी के जरिए भारतीय संविधान के कई मुख्य स्रोतों को समझा। तो यहाँ से एक विचार साथ ले जाने के लिए ये है कि अगर आज 21वीं सदी में हमें अपने संविधान में एक नया अध्याय या एक नया विचार जोड़ना हो, तो हम किस नए देश या किस नए वैश्विक विचार को इस मीटिंग में आमंत्रित करेंगे और वो हमें क्या पेशकश करेगा? क्या वो डेटा प्राइवेसी और डिजिटल नागरिकता के अधिकार होंगे जो शायद एस्टोनिया जैसे देश से प्रेरित हों, या पर्यावरण को एक जीवित इकाई मानने का अधिकार जैसा न्यूजीलैंड ने किया है, या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित करने के नियम? बिल्कुल। ये सवाल हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारा संविधान भविष्य की चुनौतियों के लिए कैसे तैयार हो सकता है।